तो जनवरी की एकदम जमा देने वाली सर्दी, -14 डिग्री का टेम्परेचर और हर तरफ बर्फ, और एक सड़क जिस पर दुनिया के 3000 शक्तिशाली दिमाग एक साथ चल रहे हों, और जिसे दुनिया का डिसीजन कमांड सेंटर कहा जाता है, वो है दावोस। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस अप्रतिम कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं मीडिया जगत के शीर्षस्थ, हम सबके अगुआ, IFWJ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत तिवारी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा, और 26 जनवरी को इन्होंने मुझे टेलीफोन किया। बोले सकुशल आ गए? मैंने कहा जी बिल्कुल आ गया। तो बोले हम एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम करेंगे जिसकी रूपरेखा हमारे आदरणीय हेमंत जी ने तैयार की। मैं इनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हेमंत जी के साथ सिद्धार्थ कलंस जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिद्धार्थ जी एक ऐसे पत्रकार हैं कि जिन्होंने इंडस्ट्री को, मीडिया को, बिजनेस को एक सिरे में पिरोया है, और उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में और इसे क्रियान्वित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनका भी बहुत आभार। मेरे अत्यंत प्रिय मित्र मुकेश बहादुर सिंह का इस कार्यक्रम में बहुत योगदान था, और जिस दिन पहले दिन हेमंत जी ने इसकी रूपरेखा तैयार कराई, इसको अपने कंधे पर लेकर चलने का काम मुकेश जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हम सबके अगुआ सुरेश बहादुर जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं हमेशा इनके प्रति बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ, क्योंकि जब मैं लखनऊ आया था शुरुआत में सन 2001 में, तब मैं बहुत कम लोगों को जानता था, और उनमें सुरेश जी भी थे। तो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और इस कार्यक्रम में मौजूद हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत, हमारे दोस्त, भाई, अच्छे बुरे सभी वक्त के साथी, उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, ज़मीन से जुड़े हुए उद्यान मंत्री दिनेश सिंह जी मेरे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनके हाथों सम्मान पाना ये मेरे लिए उपलब्धि है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, मीडिया के लोग मौजूद हैं, और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे CEO हैं। इनके ही आदेश से मैं वहाँ पे गया हुआ था। अरे अनुमति की अथॉरिटी, क्योंकि जो एम्बेसी में पेपर जाते हैं वीरेंद्र जी सही। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप सबने मुझे ये अवसर दिया कि मैं दावोस के बारे में आप सबसे चर्चा कर सकूं। साथियों, मेरे पास बहुत कुछ चैलेंजेस थे जब मैं दावोस पहुंचा। शुरुआत में हम और वीरेंद्र जी ये बात तय कर रहे थे कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि जो इनविटेशन था वो बहुत ही प्रेस्टिजियस था, बहुत ही इज्जत बढ़ाने वाला था, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण भी था। तो मैं, वीरेंद्र जी, हमारे साथी, हम लोग बैठे तो ये तय हुआ कि क्या किया जाना चाहिए। तो वीरेंद्र जी ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको इसमें जाना चाहिए और पूरे मन से जाना चाहिए। अब हमारे पास वक्त भी हम लोगों के पास कम था, तैयारियां शुरू हुई। तो जब मैं ज्यूरिख हवाई अड्डे पे पहुंचा और वहां से 3 घंटे का सफर करके जब मैं पहली बार दावोस पहुंचा, तो मुझे लगा था ये कोई बड़ा शहर होगा, कोई बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, बहुत बड़ा कुछ आयोजन हो रहा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी और आश्चर्य भी, दावोस एक गांव है, स्विस विलेज। दावोस कोई शहर नहीं, एक पहाड़ी कस्बा, जिसकी तुलना आप नैनीताल के एक हिस्से से या मसूरी से कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन होता है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी सिक्योरिटी इशू के और बिना किसी शिकायत के। वो है दावोस। तो मेरे सामने 3-4 बड़ी चुनौतियां थी वहां पे। सबसे बड़ी चुनौती ये थी
करना क्या है। सामान्य तौर पर हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस आते हैं, बोलते हैं, जाते हैं, खबरें बनती हैं, पर दावोस ऐसा नहीं है। वहां दावोस कांग्रेस सेंटर में बड़े नेताओं की स्पीच तो होती है, वो तो सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन असली दावोस सड़कों पर होता है, जहां पर विभिन्न ग्रुप्स की मीटिंग्स, डेलीगेशंस की मीटिंग, आपस में विचार विमर्श, समझौते, टेक्नोलॉजी पर चर्चा, आने वाले वक्त में दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में कैसे निवेश होंगे, नौकरियां कहां से आएंगी, पैसा कहां जाएगा, रोजगार कहां सृजित होगा, यह तय होने का स्थान है दावोस। दावोस से कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बार जो की टेक अवेज है वो निकले, और वहां जो चर्चाएं होती हैं वो किसी देश के विशेष की नहीं होती हैं, कॉन्टिनेंट के स्पेसिफिक चर्चाएं होती हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनेगी, वहां क्या होना चाहिए, क्या है नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट के लिए पॉलिसीज बनती, एशिया पैसिफिक के लिए बनती, साउथ एशिया रीजन के लिए बनती है, यूरोप के लिए बनती है। उन सब नीतियों का वहां पर समागम होता है, और दावोस कांग्रेस से तय होने वाली नीतियां ही पूरी दुनिया में लागू हो ऐसा बिल्कुल नहीं। दावोस कांग्रेस के बाहर होने वाले ओपन फोरम समिट्स, जैसे अपने यहाँ शर्मा जी की चाय की दुकान है, तो वैसे वहां कैफेटेरियाज है। उन कैफेटेरियाज में आपको दुनिया के बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओज, एमडीज, कंपनी के मालिकान, ये सब बैठकर अपने काउंटर पार्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ या कारपोरेट बिजनेस लीडर्स के साथ आपको मीटिंग करते हुए बड़ी सहजता से दिखेंगे, जो शायद इस हमारे परिवेश में थोड़ा मुश्किल है। दावोस ही क्यों, सबके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि एक गांव में क्यों इतना बड़ा आयोजन होता है। स्विस विलेज, जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है, तो हमारे लिए मॉडल होना चाहिए दावोस का। दोस्तों, मुझे खुद अचरज रही, मैं पहली बार दावोस गया था। इसके पहले मैं कई वैश्विक कवरेज में जा चुका हूं, कई बड़ी बायलैटरल टॉक्स, इंडिया चाइना की, इंडिया यूएस की, इंडिया यूरोप की, अफ्रीका के साथ में कवर कर चुका हूं, लेकिन दावोस की कवरेज मेरे लिए खुद भी बहुत पहला अनुभव था। सबसे खास बात मुझे वहां पर दिखी, वहां बड़े बड़े नेताओं की, स्टेट हेड्स की, सीईओज की, एमडीज की सहजता और उनकी उपलब्धता। उनके बीच कोई दीवार नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, कोई सुरक्षा का तामझाम नहीं, और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं। आप किसी की भी उपलब्धता वहां बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। आपको मैं एक दो उदाहरण के साथ बताता हूं, मैंने वहां की क्या, फिर बताएंगे टेक अवेज के बारे में भी बताएंगे। सुरक्षा का ये स्तर है, शायद हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, एक दिन हमारे देश में भी उससे बेहतर सुरक्षा का वातावरण होगा। एक ही सड़क है और उस पर सभी लोग टहल रहे हैं, सभी लोग घूम रहे हैं। 21 तारीख को जब मैं होटल वापस जाने के लिए निकल रहा था सेंटर से, तो मेरे सामने जो आ रहे शख्स थे, उनको देखकर मैं खुद हैरान था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ इन गलियों में इस तरह से हम लोगों की तरह टहल रहे हैं। वो थे कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो। सहजता के साथ सबके लिए उपलब्ध, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, कोई किसी के पीछे नहीं दौड़ रहा, सब कुछ सहजता के साथ एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे। संवाद की जो परंपरा दावोस ने शुरू की, डायलॉग, जो सबसे खास बात थी वर्तमान दौर में डिवीजन का जो माहौल है उसको डायलॉग से कैसे बेहतर किया जाए, ये इस बार दावोस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो विभाजनकारी माहौल दुनिया भर में है उसे संवाद से कैसे बेहतर तरीके से हल किया जाए, इसको डिलीवर किया इस बार दावोस ने। आप महसूस कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। अर्थशास्त्र की बात बाद में होती है,
सबसे पहली बात, इस वक्त दुनिया में जो भू राजनीतिक टकराव हैं, जिन्हें हम जियो पॉलिटिकल टेंशन के नाम पे जानते हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया के बीच हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे ईरान और दुनिया के बीच हो, या फिर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का रुख, या फिर बेहद खराब चल रहे अमेरिका यूरोप के रिश्ते, साउथ एशिया में भारत के सामने चैलेंजेस, चीन का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, ये सब सारे मुद्दे वहां पर चर्चा के दौरान थे। इन्हीं सब मुद्दों को चर्चा के आधार पर वहां नीतियां और पॉलिसीज तय होती हैं। बहनों भाइयों, दावोस जाने के पहले मुझे भी लगता था कि भारत में ही सब नीतियां बनती हैं या हम लोग वो नीतियां बनाते हैं, लेकिन आपको वैश्विक परिदृश्य में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर हो, आपको दावोस पर नजर रखनी होगी कि दावोस क्या चाहता है, वहां से निकले हुए की टेकअवेज क्या हैं। और दावोस ने दुनिया भर की इंडस्ट्री के लिए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिकल टेंशंस के बीच सॉल्यूशंस क्या दिए। तो 4-5 सॉल्यूशंस जो मुझे समझ में आए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं उनके भी जवाब। सबसे बड़ा वहां पर चैलेंज था, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज के सामने, कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। खास तौर पर यूरोप आकर यूरोप के ही बारे में उनको चर्चा करनी थी, और पूरा दावोस 2 दिन तक थमा था कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। हम लोगों को वैश्विक माहौल के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जो वहां होता है उसका प्रभाव हमें महसूस करना पड़ता है आज या कल। तो 4 दिन के आयोजन का 2 दिन ट्रंप को गया, और यूरोप की धरती पर खड़े होकर धमकाने का किसी ने काम किया तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और यही वो दौर था जब पूरे दावोस का वातावरण अचानक से बदल गया। सब वहां पर चर्चा करने आए थे निवेश की, रोजगार की, दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स में क्या पॉलिसीज लागू होंगी, विमेन एम्पावरमेंट, सप्लाई चेन, लेबर लॉज के रिफॉर्म्स, इन सब पर बात होने के बजाय बात होने लगी ट्रंप पे, और 2 दिन तक चली। ट्रंप वहीं रात में रुके। अगले दिन उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, जिसमें हमारा देश शामिल नहीं हुआ, तो हम लोग भी उस कार्यक्रम में, सुरेश जी, नहीं गए, क्योंकि हमारा देश उसमें शामिल नहीं था। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। हम वहाँ देश को और अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमें अपने देश की नीतियों के हिसाब से चलना चाहिए। उसके बाद चर्चा शुरू हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण वहां पर 2-3 विषय आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया का सबसे बड़ी मोबिलाइज फोर्स के तौर पर देखा गया, जो आने वाले समय में पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। ऐसी नीति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दावोस में तय हुई है। यानी कि वैश्विक इन्वेस्टर जो है, ग्लोबल इन्वेस्टर, उसका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम उसको चैट जीपीटी के तौर पर देखते हैं, लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हेल्थ केयर, मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमेशन, एविएशन की इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सभी पर अगर कोई इस वक्त नियंत्रण कर रहा है और जिसको सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया दावोस में, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथियों, यहाँ सब बेहद काबिल, जिम्मेदार और इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट लोग मौजूद हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो रहे प्रयोग, निवेश, माहौल, इसके बारे में ज़रूर चर्चा करें और इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि आने वाले वक्त में दावोस का जो ये संदेश है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने जा रहे हैं। हम सिर्फ डेटा सेंटर को ही एआई ना मान लें, एआई के बहुत से प्रयोग हो रहे हैं। हमारी आपकी सोच से कहीं ज्यादा आगे है। जिन्होंने एआई का आविष्कार किया, निर्माण किया या काम कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। जब एलन मस्क वहां पर पहुंचे, बहुत जैम पैक्ड उनका सेशन था, बड़ी मुश्किल से जगह मिली। एलन मस्क को सुनने के लिए हर इंडस्ट्री कैप्टन वहां पर खुद मौजूद था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आने वाले वक्त में एलन मस्क और उनकी कंपनी एआई को जिस तरह से लीड कर रही है, मुझे लगता है कि हर टेक्नोलॉजी पर
दुनिया में चल रही जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियंत्रण होने वाला है। यानी अगले 5 सालों में दुनिया बदलने जा रही है। हमारे आपके काम करने की पद्धति, हमारे आपके रोजगार करने की पद्धति, हमारे आपके गवर्नेंस की पद्धति बदलने जा रही है। ये संदेश है। इस संदेश का हम लोग क्या इस्तेमाल भारत में कर सकते हैं, इसके बारे में हमको अलग अलग ग्रुप्स में बैठकर बहुत ही चिंता करने की और इस पर कुछ काम करने की आवश्यकता है, और ये सभी के लिए लागू है। भारत के लिए सबसे खास बात थी मंत्री जी, मैंने पहली बार वहां पर महसूस किया कि भारत ने सबसे बड़ा डेलीगेशन भेजा और भारत की उपस्थिति बड़ी प्रभावशाली थी। हमें गर्व हुआ कि भारतीय डेलीगेशंस और भारत के प्रति जो पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत तब्दीली आई है। तब्दीली 3 कारणों से आई है। कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर जो अपने अरबों डॉलर का निवेश करता है, वो कुछ उसके पैरामीटर्स हैं कि वो आपके यहाँ निवेश क्यों करेगा। सबसे पहले उसकी डिमांड होती है स्थिरता, यानी जो राजनीतिक माहौल है जिस कंट्री का, वहां पर स्थिरता है, स्टेबिलिटी है या नहीं। दूसरा स्केल, कि अगर हम कोई मिलियन बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ला रहे हैं तो उसका क्या स्केल इतना बड़ा है उस कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मौजूद है, और स्पीड। इन तीनों चीजों में और सस्टेनेबिलिटी में भारत की प्रतिष्ठा पहले के मुकाबले प्रोफेसर साहब बहुत बढ़ी है। भारत के बारे में लोगों के विचार बदले हैं। भारत को निवेश का एक बेहतर डेस्टिनेशन दावोस में कहा गया है, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पर इन्वेस्ट करने से रिटर्न बेहतर आएंगे, ये भारत की छवि बनी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं तकरीबन 10 से ज़्यादा फोरम्स में शामिल हुआ, डिस्कशंस में, और भारत को लेकर अधिकांश तौर पर जो मुझे देखने को मिला, जो सुनने को मिला, वो एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही प्रॉस्पेक्टस वाले बेहतर और समृद्ध निवेश के तौर पर भारत की छवि को गढ़ा गया। ये हमारे लिए दावोस से तीसरा टेक अवे। पहला भू राजनीतिक तनाव, दूसरा AI, और तीसरा भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल। अब मेरा इंटरेस्ट तो अपने उत्तर प्रदेश में था, तो वहां पर इंडिया पवेलियन है, होटल यूरोप है, मेन दावोस में है। वहां पर एक फ्लोर पे इंडिया पवेलियन बनाया गया था, और वहीं पर था हमारे उत्तर प्रदेश का भी पवेलियन। वहां पर तेलंगाना, केरल, मध्य प्रदेश, कई और राज्यों ने वहां पे अपने अपने पवेलियंस बनाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा उत्साह और सबसे ज्यादा उमंग और सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स की चहल पहल हमारे उत्तर प्रदेश के पवेलियन। और जिस पॉलिसी को लेकर सबसे अच्छी चर्चा थी, जो मैंने आकर वहां पर बताया, जिसको शायद इन्वेस्ट यूपी वालों को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनके किस विषय को यूपी के किस विषय को दावोस ने किस तरह से लिया। तो हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्वेस्ट यूपी की FDI पॉलिसी को दावोस में बड़ी सफलता मिली और उसकी बड़ी पूछ रही, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बहुत सराहा गया। उसकी जो शर्तें हैं, उसके जो नियम है और उसका जो प्रोसेस है, बाकी राज्यों के मुकाबले FDI पॉलिसी की उत्तर प्रदेश की दावोस में बड़ी सराहना हुई। मैंने वहाँ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और इन्वेस्ट यूपी के CEO थे, मैंने उन दोनों से कहा ये तो बहुत अच्छी पहल हुई है। तो उन्होंने क्या वाकई में हमारी सराहना हुई? मैंने कहा बिल्कुल, और ये बात मैं कह रहा हूँ इसलिए सही है। तो ये बात मुझे देखने को बड़ी खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश की एक पॉलिसी को लेकर वहां पर दावोस में उत्साह था। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब वैश्विक मंच हो, दुनिया के हर बड़े देश ने एक से बढ़कर एक शानदार पवेलियन बनाए हों, एक से बढ़कर एक शानदार पॉलिसी लाए हों, ऐसे में उत्तर प्रदेश में के पवेलियन में इस तरह का उत्साह मिलना ये बड़े अच्छी बात है, और इससे हमें उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान पर बड़ा बल मिला। अब इसमें 2-3 विषय आते हैं कि उत्तर प्रदेश ने MOU कितने साइन किए। बहनों भाइयों, मैं अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं
कि कभी भी आप ये मत देखिए कि कितने लाख करोड़ लेकर आए। शायद ये हमारा देखने का पैमाना गलत है। दावोस वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें अपने पॉलिसी को प्रमोट करना चाहिए, जहां पर उत्तर प्रदेश की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार की और व्यापार की संभावनाएं कितनी बेहतर है, हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ने, इन्वेस्ट यूपी ने बहुत ही खास प्रयास किया और वहां से जो कुछ भी एमओयू पर 2 लाख 3 लाख करोड़ लेकर आए वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान दावोस के भीतर बनाई है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में उस वैश्विक पहचान को उत्तर प्रदेश और मजबूत करेगा। कुछ खास बातें भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि वहां हमारी कुछ कारपोरेट कंपनीज का क्या शानदार काम था और किस तरह वो भारत का मान बढ़ा रहे थे, और एक राज्य उत्तर देश का जिसने बेमिसाल काम किया। तो सबसे पहले मैं कुछ कारपोरेट्स के बारे में बताना चाहता हूं। दावोस के भीतर अगर किसी भी देश के मुकाबले, किसी भी कारपोरेट के मुकाबले, किसी भी राज्य के मुकाबले अगर किसी की सर्वाधिक बेहतर शानदार मौजूदगी थी तो वो टीसीएस की थी। टीसीएस ने बेहद शानदार पवेलियन तैयार किया था और वहां एंट्री के लिए मैंने अमेरिकन को लाइन में लगे देखा। ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य का क्षण था। एचसीएल ने वहां पर अपने पवेलियन तैयार किया था और उस पवेलियन में ज्यादातर हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स के प्रदर्शन का था। एचसीएल का बड़ा मान बढ़ा वहां पे। विप्रो का वहां पर पवेलियन था। भारतीय कंपनियां दावोस की उस शक्तिशाली सड़क, जो एक ही सड़क है, वहां पर भारत के कारपोरेट का वैभवशाली प्रदर्शन मैंने देखा। यह भारत के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहद गर्व की बात है और इस पर इंडस्ट्री को भी और काम करने की आवश्यकता है। यह हमें उत्साह बढ़ाती है, यह दिखाती है कि दावोस में भारत की मौजूदगी कितनी प्रभावशाली है। जिस राज्य के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, मुझे लगता है उससे हम सबको सीखने की जरूरत है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिटेलिंग, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी, पॉलिसीज। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। मैं सिद्धार्थ भाई को बता रहा था, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पॉलिसीज को इस तरह से वहां प्रमोट कर रहे थे कि वो इन्वेस्टर्स के साथ खुद 1-to-1 मीटिंग करने के लिए कैफे तक जा रहे थे और अपनी पॉलिसीज को प्रमोट कर रहे थे। और जिन पॉलिसीज को उन्होंने प्रमोट किया, आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दावोस में मिला और भारत के किसी भी राज्य के मुकाबले सर्वाधिक सम्मान में। जितने सिस्टमैटिक और प्लान्ड तरीके से उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स के लिए पिच किया, वो काबिले तारीफ है, हमें उनसे सीखना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया पवेलियन में आंध्र प्रदेश का पवेलियन नहीं था, उन्होंने अपना पवेलियन खुद बनाया था। इकलौती एक सबसे शानदार इमारत दावोस की, होटल बेलवर्ड्स, पूरा होटल ही एक आंध्र प्रदेश ने अधिग्रहित कर रखा था और वहीं पर आंध्र प्रदेश का पूरा पवेलियन बना था। ये किसी भी राज्य के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है कि वहां के मुख्यमंत्री खुद एक सीईओ से ज्यादा मेहनत करते हुए करोड़ों के इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और वो भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। दुनिया किस पर निवेश करना चाहती है ये समझना है तो आप दावोस आइए। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, जो भारत के लिए सबसे खास बात मुझे वहां दिखी वो है सप्लाई चेन। अब अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को, या दुनिया अपनी सप्लाई चेन को मिडिल ईस्ट, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, यहां से आगे बढ़ाकर साउथ एशिया लाना चाहती है। अगर उस सप्लाई चेन में भारत अपनी कुछ भूमिका का बेहतर, हमारे इंडस्ट्रिस्ट, हमारे इन्वेस्टर्स अगर उसका कुछ बेहतर इस्तेमाल कर पाएं तो दुनिया की सप्लाई चेन, जिस पर अभी चीन का पूरा नियंत्रण है, उस सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा भारतीय उद्योगपतियों को मिल सकता है। ये दावोस का संदेश है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स साउथ एशिया में खास तौर पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्केल और
सस्टेनेबिलिटी की वजह से भारत में निवेश करने का इच्छुक है, बशर्ते हम थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाएं। तो दावोस ये भी तय करता है कि पैसा कहां जाएगा, पूंजी कहां जाएगी, रोजगार कितने सृजित होंगे और दुनिया का पैसा किस तरफ जाएगा, दुनिया की आर्थिक नीतियां कहां से तय होंगी। और मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारत और उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाओं के अपार द्वार दावोस में मौजूद हैं। जाने के पहले मुझे भी लग रहा था कि ये कहाँ जा रहा हूं, लेकिन जाने के बाद अब मैं इस संकल्प को मैंने लौटकर वीरेंद्र जी से कहा, हर साल जाएंगे। मेरे सामने भी चैलेंज था कि किसी हिंदी भाषी पत्रकार के तौर पर दावोस से वो उसको रिपोर्ट करना। शायद मैं अकेला रहा हूँगा किसी भी हिंदी समाचार जगत से, या तो टेलीविजन या समाचार पत्र या एजेंसीज में, जिनको यह मौका हासिल हुआ, यह अवसर मिला कि मैं वहाँ से रिपोर्ट कर पाया। इसके लिए मैं अपने संस्थान का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, स्विस गवर्नमेंट का, और ख़ास तौर पर WEF का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, जिसकी वजह से मैं समझ पाया और अपने अनुभवों को आप तक साझा कर रहा हूँ। तो दावोस वो जगह है जहाँ सहजता, सरलता, संवाद, सस्टेनेबिलिटी, आप निवेश किस क्षेत्र में कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए अपार अवसर और संभावनाएं हैं। और ऐसा स्थान दुनिया में सिर्फ दावोस हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये मन में हमारे प्रश्न होना चाहिए। व्हाई दावोस? दोस्तों, आप सब बेहद काबिल पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। आपको बेहतर पता होगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में दुनिया में सिर्फ एक देश है जिसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। दुनिया में एक ही देश है जिसका किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है। दुनिया में एक ही देश है जिसका किसी के साथ कोई सीमा या आर्थिक विवाद नहीं है। पॉलिटिकली न्यूट्रल देश दुनिया में एक ही है, स्विट्जरलैंड। वहाँ किसी का प्रभाव नहीं है, न तो चीन का, न अमेरिका का, न यूरोप का, न किसी और मुल्क का। इसलिए वहाँ बिना प्रभाव के, बिना दबाव के, एक बेहतर पॉलिटिकल न्यूट्रल देश के भीतर एक शानदार चर्चा आप कर सकते हैं। और वो ऐसी जगह है कि दुनिया का हर व्यक्ति, हर ताकतवर पर व्यक्ति, दुनिया के 3000 लोग वहाँ सुरेश जी आमंत्रित होते हैं, जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिनके पास पूरी दुनिया की GDP का 70% है, उनके CEOs खुद मौजूद रहते हैं। और ऐसे 850 CEOs वहाँ पर आमंत्रित किए गए थे, जिनमें 840 को हो सकता है कि मैं चेहरा ना पहचानता हूँ, लेकिन वो वहाँ उस सड़कों पर मौजूद थे। आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं या डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। दावोस के डिस्कशंस 15 लोगों में शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो 15 लोग 15 लाख के बराबर होते हैं। और वहाँ जो नीतियाँ तय हो रही हैं वो आज नहीं कल हमारे लिए वही वातावरण निवेश का यहाँ बनता है। तो एक बहुत अच्छे सुखद अनुभव के साथ मैं लौटा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। और वहाँ से लौटने के बाद इतनी सार्थक चर्चा हो रही है, इसने मेरे उत्साह को और बढ़ाया है। हालांकि वीरेंद्र जी मुझसे कह रहे थे खर्च ज़्यादा करके आए हो, निवेश कम लाए हो तो लेकिन मैं वीरेंद्र जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, अगले वर्ष हम बेहतर तैयारी से जाएंगे, वहां अपना स्टूडियो भी रखेंगे, ज्यादा स्टाफ लेकर जाएंगे और आपके लिए निवेश भी लाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी, इंडस्ट्री से 2 लोग और आ गए हैं। आपके दोनों वेल विशर हैं, डॉक्टर लोकेन वेदांता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वीरेंद्र जी पीछे हैं, वो सिंध एम्पोरियर गारमेंट के सबसे बड़े रिटेलर। तो इससे पहले हम लोग जो है इंडस्ट्री की तरफ जाए, क्योंकि आपके विजिट का भी जो प्रभाव है, और इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश से 2 रिप्रेजेंटेशन बड़े हम लोगों ने देखे, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्ट यूपी के और मीडिया की तरफ से आपके। तो दोनों लोगों का जो वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, उसका सीधा प्रभाव अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इंडस्ट्री पे, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्टिव एक तरीके से इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में लाने की है, इन्वेस्टमेंट को। तो मैं सबसे पहले इधर से चलूंगा। लोकेन जी, आपसे मैं चाहूँगा
कि आप विदेशी ये आप से- कुछ पूछना हाँ, चाहते हैं? आप पहले विदेशी हाँ, से- ऐसे पूछ सकते हैं। 5-7 मिनट मीडिया का राउंड खत्म कर लेते हैं हाँ, उसके ठीक बाद। है ठीक है। वीरेन जी हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के हमारे कुलीग ये हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा अभी हम लोग को ब्रीफ दिया, बहुत कंडेंस फॉर्म में बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे दावोस के बारे में आपने बात करी, लेकिन जैसे जियोपॉलिटिकल भी आपने डिस्कस किया, तो आपने देखा होगा जो मल्टीलैटरल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, WTO हो, UN हो, धीरे धीरे विघटन हो रहा है, खासतौर से जब से ट्रम्प आए हैं, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल वॉर्स चल रहे हैं। तो ऐसे समय में जब आपने देखा कि बाइलैटरल ट्रेड पैक्ट साइन हो रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे परिदृश्य में डावोस जैसा एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म कितना रेलेवेंट है, कितना सार्थक है, आपके विचार कैसे? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रंप की स्पीच के बाद और कनाडा के पीएम की स्पीच के बाद, जो बहुत वायरल हुई, आप लोगों ने कनाडा के पीएम की स्पीच सुनी होगी, ग्लोबल ऑर्डर को मैंने कुछ घंटों में अपनी आंख के सामने बदलते देखा है। शायद यही वजह है, और आपके सवाल का जवाब भी इसी में निहित है, कि शायद यही वजह है कि आज यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री चीन के साथ डील कर रहे हैं। कनाडा जो कभी चीन के साथ कंफर्टेबल नहीं था, डील कर रहा है। और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि पूरा यूरोपियन यूनियन डील्स ऑफ ऑल मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के साथ साइन कर रहा है। ये बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर का प्रतीक है, और ये दिखाता है कि दुनिया तो बदल रही है। अगर उस बदलाव के साथ आप खड़े नहीं हुए तो फिर आप अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और ख़ास तौर पर तब जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने खुद को बेहद बदल लिया हो। तो ऐसे में बदलाव की ज़रूरत है। जो भारत और यूरोपियन यूनियन ने किया, जो यूके और चाइना ने किया, और जो कनाडा और चाइना ने किया। प्रोफेसर अजय, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद लखनऊ को इस ऊंचे पर ले जाने के लिए। थैंक यू फॉर दैट। ये जानना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी कंपनीज की डील हो रही है, दूसरी तरफ जो है जियोपॉलिटिकल जितनी सिचुएशन एक्ट हो रही है वो कंट्रीज की तरफ से हो रही है। जी, तो ये कंपनी और कंट्री, इन दोनों के बीच का जो एक अलाइनमेंट है वो वहाँ पे कैसे हो पाता है? एक तरफ तो यूपी डील्स कर रहा है, दूसरी तरफ कंट्रीज पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। इसका वहाँ के ऊपर क्या मैकेनिज्म है जिससे आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा? कैसे वो ग्लोबल पॉलिसी डिसाइड होती है? बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया। मेरे मन में भी यही सवाल था, लेकिन एक दावोस के भीतर कई चीज़ें चल रही होती हैं। वहाँ पर कूटनीति चल रही होती है, वहाँ रणनीति भी चल रही होती है, वहाँ बहुत ही निर्मम राजनीति भी हो रही होती है, और वहाँ जो सबसे ज़्यादा चल रहा होता है वो है ट्रेड, व्यापार, धंधा, और धंधे के आगे सब पीछे हैं। तो धंधा दावोस की सबसे पहली सफलता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि दरअसल जो अमेरिकन टेक कंपनीज हैं उनको लेकर यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो या फिर साउथ एशिया हो या एशिया पैसिफिक हो या नॉर्थ अमेरिका हो, वहाँ एक संशय है, खास तौर पर अमेरिका को लेकर। लेकिन इस पूरे भू राजनीतिक तनाव के बीच मैंने व्यापार को बाधित होते नहीं देखा। व्यापार एक अलग ही कोटि का प्राणी है और वो होकर रहता है, तो वहाँ मैंने उसको बहुत सफलता से होते देखा। हाँ, ये जरूर था कि वहाँ पर काफी संवाद को लेकर विषय थे, खास तौर पर ट्रम्प के आने के बाद। लेकिन मैंने व्यापार में कहीं रोक नहीं देखी। व्यापार बहुत आराम से इजी फ्लो तरीके से चल रहा था। शायद यही दावोस की मेरे ख्याल से पहचान होगी। एक सवाल अर्पित जी का है, इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नेंस से हैं। प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद अर्पित। आपने हमारी कम्युनिटी का मान अंतर्राष्ट्रीय मंच हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। आप बड़े चुटीले सवाल पूछते हैं सरकार को चुभने वाले, हालांकि ये सवाल सरकार से होना चाहिए, लेकिन बड़ा वाजिब सवाल जी। है। आपने भी इस चीज को माना कि दुनिया में अगर कोई टेक्नोलॉजी राज करेगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई से बढ़कर अगर हम बात करें तो अब दुनिया जनरेटिव एआई की बात कर रही है, एजेंटिक एआई की बात कर रही है और सुपर एआई की बात कर रही है। लेकिन क्योंकि सर हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के पास अपनी कोई एआई पॉलिसी नहीं है। वो पिछले 1 साल से करीब जो है यूपी का जो आईटी डिपार्टमेंट जूझ रहा है। तो सर आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए हम जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को कि सरकार के पास इस तरह का मैसेज है कि अगर हम चाहते हैं कि एआई में आर&डी हो, एआई में निवेश आए, तो हमारे पास एक पॉलिसी होने की सख्त आवश्यकता है। तो इसको लेकर सर आपका क्या विजन है और आप क्या अपनी डिबेट में इस विषय को शामिल करेंगे कि क्या यूपी की अपनी एक एआई पॉलिसी होनी चाहिए? बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन आपने किया और बहुत अच्छा मौजूद सवाल भी है। सबसे पहले तो कोई राज्य अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी को तब तक फ्रेम नहीं कर पाएगा जब तक कि भारत की सरकार अपने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी के साथ नहीं आएगी। दूसरा, भारत में अभी भी एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है, और जिस स्केल पे दुनिया में अर्पित जी काम हो रहा है वो स्केल के मुकाबले ये कुछ नहीं है। समय बीत रहा है, हमें बेहद तेज़ी से एआई पे काम करने की ज़रूरत है। आपने जनरेटिव एआई की बात की, मैंने एलन मस्क का जब सेशन चल रहा था तो वहाँ उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी, और अगर आप अभी चूके तो अगले घंटे ये टेक्नोलॉजी आपसे कई सालों आगे बढ़ेगी। तो हम घंटे नहीं बल्कि वर्षों और महीने गंवा रहे हैं। हमें तत्काल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज और सबसे बड़ी बात है वातावरण, वो तैयार करने की ज़रूरत है। अभी भी आपके पास न तो उतने डेटा सेंटर्स हैं, न आपके पास उस तरह का एआई का माहौल है, और न उस तरह के आपके पास बैकअप्स हैं, न आपके पास उतने एनर्जी सोर्सेज हैं जो बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर को ऑपरेट कर पाएँ। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि अभी हमें अपने गांव, घर, अस्पतालों को बिजली देनी है बजाय डेटा सेंटर्स के। तो सरकारों को इस पर बेहद तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बस अगर आपसे छूट गई तो फिर आपका इंतज़ार बहुत लंबा है। आज सवाल प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल आपसे पूछेंगे। आज उल्टा होगा। आज उल्टा होगा। हालांकि मैं आपको बुला रहा था यहाँ बोलने के लिए, लेकिन आप उस वक्त थे नहीं, तो अब आप सवाल पूछें तो बड़े भाई कभी बोल मैंने चीनी सर, की प्लीज। है। हाँ पूछ, मैंने चीनी की थी। कॉफी या चाय? कुछ भी। नंबर एक। दूसरा जो एक चीज मैं जिस पर कई 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, क्या आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि अगले 2-3 साल में अमेरिका का क्या होगा, यूरोप का क्या होगा? कुछ इस तरह की वहाँ आहट आपको नजर आई? उनकी इकोनॉमी का, उनके जो है तो अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का क्या होगा? क्योंकि क्रक्स सीधा वही पहुँच रहा है। जी, तो अगर इस पर आप अरे बिल्कुल बोलेंगे सर, ये तो मेरा प्रिय विषय है। सर, मैंने दुनिया में अगर भू राजनीतिक तौर पर किसी के सबसे मजबूत रिश्ते देखें, चाहे वो राजनीतिक रिश्ते हों, चाहे कूटनीतिक रिश्ते हों, चाहे व्यापारिक रिश्ते हों, या दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस जिसे नेटो कहते हैं, वो अमेरिका और यूरोप के बीच है। लेकिन मैंने अपनी आंख के सामने दोनों के बीच तलाक 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 कहने की सिचुएशंस देखी है, और मुझे लगता है कि अमेरिका और यूरोप अपने सबसे खराब रिश्तों के दौर से गुजर रहा है। उसका मसला वर्तमान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज हैं, जिससे पूरा यूरोप असहमत है। और अगर यूरोप और अमेरिका के बीच तलखियां, रिश्ते खराब हुए तो इसका प्रभाव सिर्फ इन 2 कॉन्टिनेंट पे नहीं, पूरी दुनिया भर में पड़ेगा। और मैंने जो देखा और महसूस किया, लोग कहते हैं कि कुछ वक्त के बाद अमेरिका बदलेगा, लेकिन सर अमेरिका ऐसा होगा ऐसा भी किसी ने नहीं सोचा था। एक ग्लोबल सुपर पावर इतना इरिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगी, इतना एरेटिक बिहेवियर करेगी, ऐसा एग्रेशन दिखाएगी कि कहेगी खाली प्लाट हमारा है। तो सर ये बात थोड़ी अचरज भरी लगी। और यूरोप पूरा हतप्रभ है, और पूरे यूरोप में आप देखें, खास तौर पर यूरोप में किसी भी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष के मुकाबले आपने फ्रांस के राष्ट्रपति का भाषण जरूर सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस एग्रेशन की आलोचना की। तो जो फ्रांस कहता है यूरोप उसी रास्ते जाता है। तो यूरोप और अमेरिका बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका सर अब बदलेगा, इसके बाद जो आएंगे इनसे बेहतर होंगे या ओबामा जैसे होंगे, ये कहना तो मुश्किल है सर। लेकिन एक बार जो देश राह चुन लेता है, फिर थोड़ा फ्लक्चुएशन सही लेकिन चलता उसी राह पर है। और दुनिया अब ये मान गई है कि अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर होना, खास तौर पर यूरोप को बहुत महंगा पड़ रहा है। वो बेहद शर्मनाक स्थिति से गुजर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये मैंने मोरल डाउन होते हुए उन लोगों का देखा है वहाँ पे, खास तौर पर यूरोप के टॉप लीडर्स का। अगर मैक्रा को छोड़ दें तो सबका। ब्रजेश जी, अब आपको वैसे आपने लास्ट 2 सवाल जो सिद्धार्थ जी लिए वो एजुकेशन इंडस्ट्री से, मीडिया से नहीं है। तो मैं अब संजीव सिरिंग जी की तरफ चलूंगा। फिनिक्स ग्रुप को हेड करते हैं, रिटेल की सबसे बड़ी दुकान है ये, मतलब फिनिक्स ग्रुप। तो मैं संजीव जी आपसे कहूंगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। मुकेश जी, आप चाहे निवेदन के लिए बैठ जाएं। नहीं, मैं खड़े होकर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ जी।
सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, यूपी सरकार को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि जिस तरीके का नेतृत्व इस बार रहा डावोस में पहले कभी नहीं रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश का। और जैसा कि आपने बताया लेकिन हमारा मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के का इनवाइटी था। जी मैं उत्तर प्रदेश सरकार के डेलीगेशन का हिस्सा नहीं था। Thank you for updating on that, but it was an achievement for us, somebody representing India as well as the Uttar Pradesh also for the first time. So very happy to know that. And मेरा क्वेश्चन उसी के ऊपर है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस किया गया वहाँ पे, जिसमें सभी कंट्रीज इसके बारे में बात कर रही थी कि पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, and that has become a fake of currently the entire globe. तो उस सिलसिले में अगर हम बात करें तो क्योंकि आपने डावोस को बहुत नज़दीक से देख के आए हैं और यूपी भी एक स्टेट ही है हमारा, तो हम चाहते हैं कि हमारा यूपी भी आगे बढ़े। तो कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व, कोई सक्सेस स्टोरी आपने देखी हो वहाँ पे, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी गई हो जिससे कि ये पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस करते हुए हम यहाँ पे और निवेश ला सकते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी हो, और ताकि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़े। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ये वहाँ के डिस्कशन का एक मुख्य हिस्सा था और वहाँ पर ये डिस्कस हुआ था, ये भी एक की टेक अवेज में था, इसीलिए मैंने लेकिन और भी विषय चुकी थे, तो मैं ये वाला पार्ट मेरे से मिस हो गया। तो पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे इसे याद दिला दिया। वहाँ 2-3 चीज़ें मैंने महसूस की, ख़ासतौर पर ऐसे 2 सेमिनार को मैं शामिल हुआ जिसमें इस विषय की चर्चा थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि सप्लाई चेन को कैसे मजबूत किया जाए। उस सप्लाई चेन में रिटेल भी आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इशूज़ भी थे, और उनका मेन फोकस था साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक, जिसमें हम लोग भी आते हैं और एशिया के दूसरी कंट्री भी आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया अब सप्लाई चेन के लिए यूरोप या मिडिल ईस्ट या नॉर्थ अमेरिका पर नहीं, अफ्रीका पर नहीं, बल्कि साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक पर निर्भरता की तरफ बढ़ रही है। मैंने इसके पहले के संबोधन में भी ये बात कही है कि अगर हमारे उद्योगपति, हमारे कारपोरेट सेक्टर के लोग इसको थोड़ा एग्रेसिवली पिच करेंगे तो हो सकता है कि हम उसका एक बड़ा हिस्सा अपने में शामिल कर पाएँ। वहाँ जो पॉलिसी बनी या जो चर्चा हुआ उसके मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर इस सेक्टर में निवेश के लिए, इस पैसिफिक रीजन के लिए तैयार है, वेदर इट इज साउथ एशिया या फिर आप एशिया पैसिफिक में। वो साउथ एशिया में आप भारत भी है, हमसे बेहतर डेस्टिनेशन तो कोई है नहीं। हमारी सस्टेनेबिलिटी भी है, हमारी स्थिरता भी है, हमारी स्केल भी है, हमारी स्पीड भी है, हमारी गुणवत्ता भी है, हम उसको कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हमारे उद्योग जगत ने उस पर थोड़ा सा, हालांकि मैंने देखा हमारे जो इंडस्ट्री कैप्टन वहाँ थे काफ़ी केयरफुल होकर काम कर रहे थे, जहाँ थोड़ा एग्रेसिव हो, क्योंकि हमारी मौजूदगी बड़ी प्रभावशाली थी। तो हमारे जो इंडस्ट्री कैप्टन इंडिया से गए हुए थे, मुझे लगा थोड़ा उनको एग्रेसिव होकर काम करने की ज़रूरत है। जैसे IMF ने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि आप अपना पोल्यूशन ठीक करिए, पहले इन्वेस्टमेंट की बात लेके कहाँ से आ गए। IMF की डिप्टी चीफ आपने देखा होगा गीता गोपीनाथ ने बोला कि इंडिया को टैरिफ से नहीं पोल्यूशन से ज़्यादा खतरा है, ये भी बात। तो हमें उसका भी, अपने जो दुनिया भर में चर्चा हो रही है, अगर हमारी कोई खामी हमें बताई गई है तो हमें उसे दुरुस्त करके बेहतर औद्योगिक निवेश का वातावरण बनाना चाहिए। तो आपकी बात सही है। थैंक यू ब्रजेश जी। अब हम डॉक्टर लोकेन से सवाल लेंगे। डॉक्टर लोकेन, मेदांता। हेलो सर। तो मैं हेल्थ केयर से बिलोंग करता हूँ, गवर्नमेंट में भी पढ़ाई की, फिर अब प्राइवेट में काम भी कर रहा हूँ। तो सर वहाँ पे दावोस में मतलब क्या हेल्थ केयर से पर्टिकुलर, मतलब जैसे कल भी अनाउंसमेंट हुआ कि हम बायोशक्ति फार्मा मतलब डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे पार्क, फिर दूसरा AI का हेल्थ केयर में बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है, और वी आर लूजिंग बिग टाइम अगर हम AI को अभी इनकॉर्पोरेट नहीं करते, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, चाहे वो पेशेंट को रिफाइन और स्क्रीनिंग करना हो या ट्रायज करना हो। तो वहाँ पे हेल्थ केयर से रिलेटेड एंड देन तीसरा मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स बैकबोन होते हैं किसी भी वेस्टर्न कंट्री के। तो वहाँ पे हेल्थ केयर में हाउ वी आर गोइंग टू प्रमोट आवर मेडिकल टूरिज्म इनसाइड इंडिया, क्योंकि वी कैन बी द लीडर्स इन वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर की बहुत बड़ी वर्क फोर्स है। तो सर बस इसी के बारे में। हाँ, एक विषय और था जिस एक्चुअली मुझे लगता है कई सेशन होने चाहिए तब ये बात कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि बहुत थोड़े वक्त में 12-14 घंटे वहाँ काम करना पड़ता था।
एक विषय ऐसा था जिसपे हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर और सकारात्मक और मरीज के लिए लाभदायक इस्तेमाल का था। उसको लेकर बड़ी व्यापक चर्चा थी वहाँ पे, और उस चर्चा में कई बड़ी कंपनियां शामिल थी। एक AI हाउस भी शामिल था, क्वालकॉम के लोग शामिल थे, और भी बड़ी टेक कंपनियां शामिल थी जो ये प्रमोट कर रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया भर के करोड़ों मरीजों का डेटा मौजूद है। जैसे आपने कोई एक्सरे कराया होगा या आपने जांच कराई होगी, तो आपका कहीं डेटा है, और मैंने अपना कोई सैंपल दिया और मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे ये सिम्टम्स हैं, तो हमारे पास ऐसे ऐसे AI टूल्स ट्रेंड किए गए हैं हेल्थ केयर में। डॉक्टर साहब, आप लोग तो बेहतर पढ़े होंगे, जो आप जैसे सैंपल के या आप जैसी उम्र के, आप जैसे परिवेश में रहने वाले करोड़ों सैंपल को एक साथ सर्च करके आपकी प्रॉब्लम को बता देगा कि आपको ये समस्या है, आने वाले 10 साल के बाद आपको ये बीमारी भी हो सकती है, वो आपको एडवांस में अलर्ट करेगा। तो ऐसे डिस्कशन का मैं वहाँ पर पार्ट था, और इन्वेस्टर्स उस पर पैसा लगाना चाहते हैं, खासतौर पर इंडिया में इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऐसी मार्केट है जहाँ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पुअर है, लेकिन यहाँ पर मरीज ज़्यादा है, तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। तो उसके लिए अगर सरकारें कोई अपनी नीतियों में तब्दीली लाती हैं, कुछ बेहतर वातावरण तैयार करेंगी, तो जैसा कि मैंने कहा कि साउथ एशिया के लिए तो बहुत खास और भारत के लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि ये सही समय है जब आपकी मदर ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे लगता है, लीड करना चाहिए। और मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों का वहाँ मौजूद होता तो निश्चित तौर पर आप एक बड़े निवेश को मेदांता आकर्षित कर सकता था हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का। वहाँ तो निवेशक घूम रहे हैं, पैसा उड़ रहा है चारों तरफ डॉलर, आपके पास पकड़ने की काबिलियत और पॉलिसी होनी चाहिए। सर, जैसे आपने इसमें कहा ना सर, प्रिवेंशन पे जो स्क्रीनिंग हो रही है, कैंसर्स का अर्ली डिटेक्शन थ्रू AI, नाउ वी हैव मशीन्स की, जैसे आपने कहा कि 20 मिलियन लोगों का उन्होंने डेटा बना रखा है, आपने ब्लड सैंपल दिया एंड देन सेम, तो CBC भी है ना, CBC पॉइंट आ गया, केवल AI बेस पे आपने सैंपल दिया और बाकी सेम 20 मिलियन लोगों का डेटा के साथ AI ने उसमें उसके बेस पे रिजल्ट जनरेट किया। दैट्स अ सजेस्टिव डेटा। हाँ, सजेस्टिव डेटा, बट एक्यूरेसी उसका मोर देन Yes, 95% है। तो ये इतनी हेल्पफुल है, स्पेशली स्क्रीनिंग हो गया, चाहे मेमोग्राफी, कैंसर्स का इतना जा रहा हो, तो वो AI बेस्ड। मैं तो आपसे कहता हूं, मैं तो सभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के जितने भी कैप्टन उनसे कहता हूं, आप लोग आगे आइए, अब आने वाला समय बदल रहा है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो यकीन माने कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन हो गई, क्रांति, और पैसे लेकर लोग तैयार हैं, आप उनको अवसर दीजिए भारत में। एक सवाल बैंकिंग सेक्टर से विजय जी ले लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव जी रीजनल मैनेजर है बंधन बैंक के। यस प्लीज। स्विट्जरलैंड तो बैंकों का ही देश है। सर्वप्रथम देश और प्रदेश का सम्मान बढ़ाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। और मेरा सवाल सिर्फ एक है कि इतनी निवेश की और निवेशक की बातें हो रही हैं, तो आपने भारतीय बैंक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या देखा और क्या अपॉर्चुनिटीज थी? बिकॉज जितनी अभी तक बात हुई उसमें बैंकिंग की कोई बात नहीं हुई, और जो मुझे लगता है कि इंडिया के बैंक सबसे सेफ बैंक माने जाते हैं, रिलायबल माने जाते हैं, और अगर उनके थ्रू उनको अपॉर्चुनिटी है तो क्या वो भी वहाँ कुछ डिस्कस हुआ और उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखी क्या? आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे अभी कुछ काम था तो मैं कोई बैंक तलाश रहा था कि किसका कुछ यहाँ पर सेटअप हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की दावोस में कोई खास दिलचस्पी मुझे देखने को नहीं मिली, और ये बात मायूस करने वाली थी, जबकि बैंकिंग सेक्टर को के लिए अवसर वहाँ पर बहुत है। मैं खुद हैरान हूँ, बल्कि मैं तो इसको शामिल करूंगा आपकी इस बात को कि बैंकिंग सेक्टर ने दावोस को इग्नोर क्यों कर रखा है। जब सारे इंडस्ट्री हो तो बैंकिंग क्यों वहाँ से लापता है। मेरे लिए भी ये अचरज का विषय है। मैं सबसे कहूँगा कि इस पर सब लोग काम करें। कोई बात नहीं। एक सवाल केमिकल इंडस्ट्री से विश्वास स्वरूप जी। नमस्कार जी, नमस्कार, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन इन द हाउस। मैंने बहुत अच्छा आपसे आपका वो विवरण दिया, आपने बहुत बढ़िया दिया, और क्योंकि हम लोग केमिकल इंडस्ट्री से हैं, हमारी कंपनी इंडिया पेस्टिसाइड स्वरूप केमिकल्स, और मैं फिक्की का को चेयर भी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, बट अभी हमारे को और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे चाइना से हमारा काफ़ी, जैसे आपने उसका वो भी दिया कि काफ़ी इम्पोर्ट हो रहा है, इंडियन जो कंज्यूमर है उसका भी आइटम चाइना से आ रहा है, तो हमारे पास देयर इज वेरी बिग अपॉर्चुनिटी
कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ बढ़ा सकें? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि दुनिया ये चाहती है, ग्लोबल इन्वेस्टर ये चाहता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि ये सप्लाई चेन अब यूरोप से निकलकर, मिडिल ईस्ट से निकलकर साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक की तरफ चले। उसमें आपकी इंडस्ट्री भी है। मुझे लगता है कि थोड़ी पहल करने की आवश्यकता है। अगर भारत सरकार इस पर कुछ और बेहतर पॉलिसीज के साथ आए, खासतौर पर जो माहौल दावोस से निकला है, जिस तरह के वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक्स आए, उन फीडबैक्स को चेस करने की ज़रूरत है और उनको यहाँ पर लाने की आवश्यकता है। अब वहाँ तो सब हो गया, अब जिन्होंने रुचि दिखाई है, जैसे भारत के वहाँ डिफरेंट 10 राज्यों का पार्टिसिपेशन था, लार्जेस्ट था, तो सभी 10 राज्यों से ये फीडबैक लेना चाहिए भारत सरकार को, खासतौर पर वाणिज्य मंत्रालय को, कि किसके पास किस तरह के इन्वेस्टर्स और क्या फीडबैक है। फिर उनको हम सेक्टर वाइज बांटकर और ये देखें कि जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, ऑफर आया यूपी के पास, लेकिन मिला किसको है? आंध्रा को गया है, आंध्रा से हम उनको यहाँ लेकर आए। तो हमें लगता है कि भारत सरकार को कलेक्टिवली सभी राज्यों का डेटा, सभी राज्यों से आए फीडबैक, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने डिफरेंट स्टेट्स को क्या ऑफर्स किए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। एक दूसरे के पॉकेट में छिपाए रहने का समय नहीं है। जी, अब हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। इंडस्ट्री की तरफ और मीडिया की तरफ सवाल आ गए और आपने बेहतरीन तरीके से सबका जवाब दिया और आप अपनी जगह पर आ जाए। तो क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं सिद्धार्थ जी आपसे कहूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। एक सवाल बस, ठंड बहुत ज्यादा थी। बस ये कि आप गर्म कपड़ों के कितने सूटकेस ले जाने पड़े? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छी बात पूछी शाली जी, और ये सवाल का सामना मुझे कई जगह किया। ऐसा है कि वहाँ जिस तरह की ठंड पड़ती है, ये मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ कि वहाँ जिस तरह की ठंड पड़ती है, भारत के लोग उस तरह की ठंड खास तौर पर हम लोगों ने कभी नहीं दी थी। तो मैंने इंटरनेट पर ही पढ़ा था, वीरेंद्र भाई, मैं गया तो था नहीं। तो मेरे एक दोस्त रहते हैं मिलान में, वो हैं फैजाबाद के, वहाँ रेस्टोरेंट की चेन चलाते हैं। तो इत्तेफाक से मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुकेश जी भी मिले हैं उनसे, उनकी रेस्टोरेंट की चेन है इटली में। तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि मैं आ रहा हूँ। तो मिलान से ज्यूरिख की दूरी 1 घंटे की थी। तो मैंने कहा मैंने कपड़े लिए नहीं, क्योंकि मैं अगर कपड़े लूँगा तो एयरलाइन वाला इतने चार्ज ले लेगा कि शायद मैं वो लाभ ही नहीं पाऊँगा या लेके भी नहीं आ पाएंगे, और यहाँ कपड़े मिलेंगे भी नहीं। तो मैंने अपने जो कपड़े थे वो मिलान से मंगवाए थे और वापस अपने उसी दोस्त के पास मिलान में रखवाए थे। नहीं, क्योंकि उनके वजन ही रहे होंगे तकरीबन मेरे ख्याल से 35-40 किलो। तो उनको आप लाएंगे तो उतना एयरलाइन वाला चार्ज ले लेंगे। 2027 में काम आएंगे आप। हाँ, या बीच में अगर कोई हमारा दोस्त गया तो कह देंगे कि इनको हमारे कपड़े हैं और वहीं छोड़ा होते। तो कुछ समय में संबंध ऐसे काम आते हैं। ज्यूरिख में बहुत भारतीय मिले और खासतौर पर दावोस में भी मुझे बहुत इंडियंस मिले जो एनआरआई हैं, जो यूरोप में सेटल्ड हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। काफ़ी लोगों से ताल्लुकात हुए, काफ़ी लोग अब वहाँ भी हमारी डिबेट देखते हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक दिन सुरेश खन्ना जी से ऐसे इंटरेक्शन हो तो उन्होंने कई बातें तो बताई कि ठंड बहुत थी। हाँ, ठंड बहुत थी। वो रात में 9 बजे टहलने निकलते थे तो उनको ठंड ज़्यादा लगती थी। तो मैंने उनको यही एडवाइस की, खन्ना जी थोड़ा कम टहला करो। इससे पहले मैं हेमंत जी को वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने के लिए बुलाऊं। डॉक्टर लोकेंद्र और वीरेंद्र जी आप भी आ जाइए। ब्रजेश जी का स्वागत आप उससे कर दें। तो फिर मैं हेमंत जी को इनवाइट करता हूं और फिर एक इंडस्ट्री के साथ ग्रुप फोटो हो जाए दिनेश भाई आपकी मौजूदगी में, ब्रजेश जी के साथ। और मंत्री जी ने कुछ पूछा नहीं। मंत्री जी ने भी बहुत सारे पूछा किए। ब्रजेश जी आप इधर आ जाइए। और मैं इंडस्ट्री के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिनेश जी को जाना भी है तो ब्रजेश जी के साथ सभी लोगों का ग्रुप फोटो है। शिवशंकर जी, हाँ, टीपी सिंह जी भी एसोचैम के प्रेसिडेंट, आपको मोमेंटो देंगे ब्रजेश जी।